अमावस की रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें इस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। उसी रात दो दोस्त रोहन और आरव पुणे से गोवा की ओर कार में सफ़र कर रहे थे। दोनों का मकसद था कुछ दिन तक छुट्टी लेकर मौज मस्ती करना, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रास्ता सुनसान था। करीब रात के 12:30 बजे होंगे जब उनकी कार एक पहाड़ी मोड़ से गुजर रही थी। तभी कार की हेडलाइट्स एक अजीब सी चमक पड़ी। आरव ने ब्रेक मारा। कार धीरे से रुकी। दोनों नीचे उतरे। सड़क के किनारे एक पुराना काला पीतल का बर्तन रखा था, धूल से भरा, लेकिन उसकी सतह पर कुछ अजीब आकृतियाँ खुदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तांत्रिक या पुजारी ने उसे किसी अनुष्ठान में इस्तेमाल किया हो। क्या अजीब चीज़ है यार ये, आरव ने कहा। रोहन मुस्कुराया। शायद किसी बाबा का पूजा सामान है। ले चले क्या? गोवा के घर में रखेंगे तो शोपीस जैसा लगेगा। दोनों ने बिना कुछ सोचे उस बर्तन को उठाया और कार की डिक्की में रख दिया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, दूर कहीं बिजली कड़की और अचानक तेज हवाएं चलने लगी। सड़क के किनारे लगे पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे। आरव ने कहा, यार तूने देखा? जैसे हमने वो बर्तन उठाया सब बदल गया। रोहन हंस पड़ा। तू भी ना अंधविश्वासी बनता जा रहा है। लेकिन वो जानता नहीं था कि असली डर तो अभी शुरू हुआ है। सुबह जब वे गोवा पहुंचे तो एयरबीएनबी से एक बुक किया हुआ एक 1 BHK अपार्टमेंट लिया। घर छोटा लेकिन सुंदर था, समुद्र की थोड़ी दूरी पर एक शांत गली में। सारा दिन उन्होंने बीच भर घूमते, फोटो लेते और लोकल फूड का मजा लेते हुए बिताया। शाम को लौटे, थके हुए थे तो जल्दी सो गए। लेकिन रात को करीब 2 बजे रोहन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा किचन से कोई कराहने जैसी आवाज़ें आ रही थी। वो उठकर देखने गया। अंधेरे में किचन की खिड़की से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। जैसे उसने स्विच ऑन किया, उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वहाँ एक औरत खड़ी थी, लंबे बालों के साथ, जो धीरे धीरे सिर झुकाए उसकी तरफ देख रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलक झपकाई और वो औरत गायब हो गई। वो डरकर तुरंत कमरे में भागा और आरव को जगाया। आरव, मैंने उसे देखा, वही औरत खिड़की के पास। आरव ने नींद में आंखें मलते हुए कहा, तू फिर से अपनी फिल्मी बातें शुरू कर दी। चल दिखा मुझे। दोनों किचन पहुंचे। वहाँ सब सामान्य था, कोई नहीं था। देखा? कुछ नहीं, आरव हंसते हुए बोला। शायद तूने सपना देखा होगा। लेकिन रोहन जानता था वो सपना नहीं था। अगली सुबह रोहन ने उस बर्तन को ध्यान से देखा। अब उसमें पहले से भी ज़्यादा अजीब सी चमक थी। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और फोटो लेकर गूगल सर्च पर डाली। कुछ पुराने लेखों और ब्लॉग्स में उसे एक चीज़ बार बार दिखी, आत्मा बंदीकरण पात्र। विवरण में लिखा था, इस बर्तन में किसी मृत आत्मा को बंद किया जाता है। यदि इसे पूजा या मंत्रोच्चार के बिना छेड़ा जाए तो आत्मा मुक्त होकर अपने बंधक से प्रतिशोध लेती है। रोहन ने तुरंत आरव को दिखाया। देखिए, हमें यह चीज़ वापस फेंक देनी चाहिए। आरव अब थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, चलो कल फेंक देंगे, आज तो नहा धो कर बीच चलते हैं। दोनों ने बात खत्म की, लेकिन बर्तन फिर भी वही रहा। उस रात से घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। दीवारों पर नमी के साथ लाल धब्बे उभरने लगे और सबसे डरावना, किचन में रखा वही बर्तन रात के वक्त हल्के हल्के कांपता हुआ दिखाई देता। एक रात आरव सोते सोते जागा। उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। धीरे से आंखें खोली और सामने वही औरत, जले हुए चेहरे वाली, धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रही थी। वो चीख पड़ा। रोहन भागकर आया, लेकिन जब उसने देखा वहाँ कुछ नहीं था। दोनों अब समझ चुके थे कि ये सिर्फ बुरा सपना नहीं, कुछ अलौकिक उनके साथ है। अगली सुबह उन्होंने तय किया कि वे किसी स्थानीय तांत्रिक या पुजारी से संपर्क करेंगे। लेकिन क्या वो आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? बर्तन अब खुद से हिलता था और उसके अंदर से कोई आवाज़ आती थी, मुझे मुक्त करो। रोहन और आरव ने एक दूसरे की तरफ देखा।
अब यह छुट्टी नहीं, एक डरावनी परीक्षा बन चुकी थी। अगले दिन वे एक पुराने गोवा मंदिर के पास एक बुजुर्ग तांत्रिक के पास पहुंचे। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन चेहरा गंभीर था। उसने बर्तन को हाथ में लिया और जैसे ही छुआ, अचानक उसका हाथ जल गया। वो पीछे हट गया और बोला, ये आत्मा बहुत पुरानी और प्रतिशोधी है। इस बर्तन में 100 साल से बंद थी। जिसने इसे छेड़ा वो इसके श्राप से नहीं बच सकता। दोनों घबरा गए। अब क्या करे बाबा? आरव ने पूछा। तांत्रिक ने कहा, या तो इसे उसी जगह वापस छोड़ दो जहां से उठाया था, या फिर एक बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान? रोहन ने कांपते हुए पूछा। हाँ, तांत्रिक बोला, आत्मा को एक जीवन चाहिए, तभी वो शांत होगी। वे दोनों अपार्टमेंट लौट आए। अब रातें और भी भयानक हो चुकी थी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, आईने में चेहरों की झलक दिखाई देती और हर घड़ी वही फुसफुसाती आवाज, मुझे मुक्त करो। एक रात बर्तन अपने आप फर्श पर गिरा और टूटने जैसी आवाज आई, लेकिन टूटा नहीं बल्कि और चमक उठा। अचानक रोहन की नाक से खून बहने लगा। आरव भागा। क्या हुआ? रोहन बोला, वो मेरे अंदर है, मुझे छोड़ नहीं रही। उसकी आंखें कुछ देर के लिए काली पड़ गई और फिर बेहोश हो गया। अगले दिन रात के 3 बजे आत्मा ने खुद को पूरी तरह प्रकट किया। काले धुएं से उसका रूप बन गया। लंबे बाल, जली हुई त्वचा और हाथों में वही बर्तन। उसकी आवाज गूंजी, मुझे मुक्त करो, मुझे एक जीवन चाहिए, तभी मैं जाऊंगी। अब दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। आरव बोला, मैं नहीं मर सकता, मेरे घर वाले हैं। रोहन चुप रहा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा संवेदना थी। सुबह जब आरव की नींद खुली, रोहन गायब था। बर्तन अब ठंडा था। पहली बार टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। मैंने चुना ताकि तू जिंदा रह सके। दोस्ती का यही मतलब है। अगर मैं जाऊँ तो शायद वो रुक जाएगी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागता हुआ बाहर आया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दूर समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। आरव ने उस घटना के बाद गोवा छोड़ दिया। वो पुणे में आकर फिर से रहने लगा। एक रात उसे घर में अजीब सी ठंडी महसूस हुई और फिर रात में वही सपना। औरत उसके सामने खड़ी थी और बोल रही थी, अब तेरी बारी है। तभी अचानक वो नींद से उठा। उसे लगा कि वो सपना है, पर सामने उसने दीवार पर लिखा, वो आत्मा अभी जिंदा है, अब तेरी बारी है। उसने कमरे के कोने में देखा, वही काला बर्तन धीरे धीरे लुढ़कता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।